गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नया चैप्टर शुरुआत करेंगे जिसका नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर में हम लोग 6 लेक्चरर पढ़ेंगे। आज जो पढ़ेंगे, अभी जो पढ़ेंगे, पहला लेक्चर जो होगा जिसका कंटेंट होगा इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, शुरू करते हैं। आइए पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है। बेटा, अगर मैं तुम लोगों को इंट्रोडक्शन के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में बताऊंगा तो सबसे पहले इसके पीछे नोट्स रखा हुआ है। उन नोट्स जब मैंने दिखाऊंगा तुम लोग नोट्स कर लोगे। अभी मैं उस नोट्स को अपने ढंग से समझाऊंगा एंड तुम लोग उसको समझोगे। समझने के बाद तो नोट्स तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, पहले समझ लोगे फिर नोट्स लिख लोगे। एंड जो भी एनसीईआरटी बुक में इकोसिस्टम लिखा हुआ है, अच्छा चीज लिखा हुआ है, लेकिन तुम लोग अगर उसको पढ़ोगे डायरेक्ट लाइन वाइज पढ़ोगे, वो इतना फ्रूटफुल होगा नहीं। राइट, अब चलते हैं, पढ़ते हैं इकोसिस्टम के इंट्रोडक्शन में नोट्स बाद में है। अब हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन में मैंने इंट्रोडक्शन को समझने के लिए 2 क्वेश्चन बनाया। मेरा पहला क्वेश्चन था कि ये इकोसिस्टम वर्ड जो है इसको कॉइन्ड किसने करा था एंड उसके हिसाब से इकोसिस्टम क्या है। Who coined the term ecosystem and according to him what is the meaning of ecosystem? पहले यही क्वेश्चन से है, इसमें लिखा हुआ है, नोट्स में भी लिखा हुआ है क्वेश्चन से। दोबारा इंट्रोडक्शन पार्ट में ये 2 क्वेश्चन है। अब हमें शुरुआत करेंगे कि पहला क्वेश्चन होता है कि हु कॉइन्ड इकोसिस्टम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम अकॉर्डिंग टू हिम। बच्चा, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है, हमें ऐसे बोलेंगे, उस साइंटिस्ट का नाम है A.G. टेंसले। साइंटिस्ट का क्या नाम है? A.G. टेंसले। ये जो साइंटिस्ट का नाम होता है A.G. टेंसले, दिस साइंटिस्ट A.G. टेंसले एक्चुअली कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को उन्होंने कॉइन्ड करा था। उनके हिसाब से इकोसिस्टम क्या था, उनके हिसाब से नोट भी है, उनके हिसाब से इकोसिस्टम क्या है ना। मान लीजिए ये होता है ऑर्गेनिज्म, इधर से आता है ऑर्गेनिजम्स एंड इधर से आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब आपका इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट। इधर से आता है एनवायरनमेंट, इधर से आता है ऑर्गेनिज्म। तो ये ऑर्गेनिज्म ही कुछ मैटर देता है एनवायरनमेंट को, यानी मैटर प्रोड्यूस करता है एंड एनवायरनमेंट जो है भी कुछ मैटर ऑर्गेनिज्म के अंदर में छोड़ता है, ये भी मैटर प्रोड्यूस करता है। तो व्हाट इज दैट मैटर ना। मैटर जो A.G. टेंसले के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू A.G. टेंसले, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट विथ ईच अदर एंड दे कैन स्टेबल एंड मेंटेन an equilibrium by exchanging matter between the organism and environment. यानी matter will be exchanged between organism and environment. That was proposed by the A.G. टेंसले, and during the exchange of matter, organism and environment maintained an equilibrium conditions and hence maintained a stable ecosystem. यही मतलब उनका था। तो हमें अब अगर सोचेंगे कि ये मैटर, कौन सा मैटर ऑर्गेनिज्म देता है एनवायरनमेंट को। देखो, हमने एक छोटी सी एग्जांपल, अगर मैंने पहला एग्जांपल दूंगा, हम हमारे रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं एंड एटमॉस्फेयर से हमें ऑक्सीजन लेते हैं। तो जब ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये भी तो गैसियस मैटर है। या हमने एक्सक्रीटा डिस्पोज करते हैं, ये भी तो एक तरीका से लिक्विड या सॉलिड मैटर है। हमने जो फूड खाते हैं, प्लांट ने हमको देता है, प्लांट भी तो एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो जो प्लांट हमको देता है, हम खाते हैं, वो भी तो फूड है, वो भी तो मैटर है। तो मैटर विल बी एक्सचेंज्ड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ये एक बड़ी अच्छी बात है जो A.G. टेंसले ने बोला था, वो रियलिटी में यही होता है एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म के बीच में। समझ आ गया? व्हाट डिड A.G. टेंसले से? मैटर विल बी एक्सचेंज्ड बिटवीन
ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। ये बात लिखा हुआ है, उसको भी हमें लिखेंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन सी क्या होता है ना, हु इज द फादर ऑफ इकोसिस्टम, हेंस डिफाइंड व्हाट डज इट कंसर्न। मतलब इकोसिस्टम के फादर कौन है एंड उनके हिसाब से डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है, एंड फिर बताना होगा कि इकोसिस्टम एक्चुअली कहता क्या है, राइट। तो इसको जब हम देखेंगे कि इकोसिस्टम के फादर एक्चुअली यूजिन पी ओडम, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द इकोलॉजी चैप्टर में, द ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में द यूजिनी पी ओडम, ये यूजिनी पी ओडम जो है ही वाज ए फादर ऑफ मॉडर्न इकोसिस्टम इकोलॉजी और मॉडर्न इकोलॉजी, एंड इन फैक्ट इट इज द फादर ऑफ इकोसिस्टम यूजिनी पी ओडम। हम लोगों ने उनके बुक्स भी पढ़ रखे हैं अपने टाइम पे। तो ये यूजिनी पी ओडम जो है फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी और फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी और फादर ऑफ इकोसिस्टम, तीनों हैं। क्या कहा था इनका डेफिनेशन ना, अकॉर्डिंग टू यूजिनी पी ओडम, ecosystem is a structural and functional part of the ecology where organisms and environments are interdependent with each other and reciprocally related. That means without organism, environment cannot be survived. Environment is nothing, and without environment, organism is nothing. It means what is environment? फिर ना, environment means the sum total of biotic and abiotic factor surrounding to us are known as environment. Everything which is surrounding to us, including living and non-living organisms, are collectively called environment. तो इकोसिस्टम का एनवायरमेंट का हिस्सा है, एनवायरमेंट एक छोटा एनवायरमेंट ही इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम इज एक्चुअली ए पार्ट ऑफ द इकोलॉजी वेयर ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट आर रेसिप्रोकली रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट विथ ईच अदर। विदाउट वन, अदर वन इज नॉट सर्वाइव्ड, नॉट फंक्शनल एंड नॉट एग्जिस्ट इन फैक्ट। दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम डेफिनेशन प्रपोज्ड बाय यूजिनी पी ओडम। सवाल यहाँ पर जो यूजिनी पी ओडम के इकोसिस्टम इकोलॉजी के बारे में देखा, तो ये इकोसिस्टम एक्चुअली कहता क्या है, व्हाट डज इकोसिस्टम से। अगर सेम क्वेश्चन से मैंने थोड़ा प्रीवियस से लाऊंगा, व्हाट इज इकोलॉजी एंड व्हाट डज इकोलॉजी से ना, इकोलॉजी इज आल्सो द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म, बट इकोलॉजी सेड अबाउट द पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम्स एंड बायोस्फीयर के बारे में डिस्क्राइब करा। बायोम्स, बायोस्फीयर तो सारे टोटल हो जाएगा। बट इकोसिस्टम कंसर्न्ड विथ एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, बड़ी बात है, उसको पता करना। चैप्टर में पढ़ना क्या है ना, इकोसिस्टम कंसर्न्ड विथ, अकॉर्डिंग टू यूजिनी पी ओडम, इकोसिस्टम कंसर्न्ड विथ एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल इज द कंसर्न्ड, द फंक्शन, द प्रपोजल ऑफ इकोसिस्टम, राइट। यही बात को जब हमें देखेंगे इस पेज के अंदर में यही चीज लिखा हुआ है। आप अगर मैं बड़ा कर देता हूं, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, मैं और भी कर दिया, आप नोट कर सकते हो, या जो मैंने बोला वो ज़्यादा बेटर भी है उसको नोट कर सकते हो, इट विल बी बेटर, राइट। मैंने ऐसे ही नोट दिखा दूंगा पीडीएफ को, या जो बच्चा मुझे पीडीएफ मांग लेगा मैं उनको पीडीएफ प्रोवाइड भी कर दूंगा, नंबर दे के मांग लो, मैं पीडीएफ दे दूंगा। नोट बेटर है, किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स से 100 गुना बेटर है। दूसरा बात आता है, आगे अगर जाएंगे हम लोग तो पहले यही होता है, इकोसिस्टम के बारे में मैंने बोला, टेंसले के बारे में बोला, यूजिनी पी ओडम के बारे में बोल दिया मैंने। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन तो यही है, और भी इधर से कुछ था, राइट। यहाँ तक डेफिनेशन हमने इंट्रोडक्शन में 2 टॉपिक पढ़ लिया। फिर अभी पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। बेटा इकोसिस्टम तो बहुत टाइप के होते हैं, क्लासिफिकेशन बहुत सारे होते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी रीडिंग करोगे तो ना आगे पता चलेगा ना पीछे, मतलब आप पढ़ पढ़ के जाओगे, भूल भूल के भी जाओगे, कोई कहानी आपको क्लैरिटी नहीं होगा।
वो कहानी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, बेटा कभी कभी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, जो रिक्वायरमेंट है उसको याद रखने के लिए। बातों में बहुत कुछ मीनिंग है, आपको समझना पड़ेगा। कभी कभी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है ताकि जितना रिक्वायरमेंट है वो याद रहे। यही है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कोई मामूली चीज नहीं है, थोड़ा बहुत तो शॉर्टकमिंग्स है जो मैंने चेक करा, इट इज क्लियर, मैं ओपनली बोलता हूँ एनसीईआरटी में शॉर्टकमिंग्स है, कई जगह पे भी अभी भी गलत लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी ही आपके लिए ब्रह्मास्त्र, मतलब उसी से ही क्वेश्चन सी आएगा। अगर आप थोड़ा इंटेलिजेंट होंगे तो घुमा फिरा के आ जाएगा, यानी एनसीईआरटी आपको रिक्वायरमेंट है। लेकिन एनसीईआरटी को रीडिंग करने से पता नहीं चलेगा, वो रीडिंग हम कर चुके हैं, हम उसको सिस्टमेटिक तरीका से क्लासिफिकेशन करेंगे एंड कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक लिखेंगे। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोसिस्टम। अब ये जो इकोसिस्टम की क्लासिफिकेशन है, इकोसिस्टम की क्लासिफिकेशन फॉलोइंग 5 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्लासिफिकेशन मैंने अरेंजमेंट करा, मतलब कुछ चीजों को लेकर मैंने क्लासिफिकेशन के अंदर में उसको रखा, मैंने रखा, ये बात मैं कह रहा हूं कि मैंने रखा एंड वो रखना जस्टिफाइड है। कैसे ना, पहले इकोसिस्टम के अंदर में अगर मैं इसको डिस्कस करूं, इकोसिस्टम के अंदर में सबसे पहले इतना देख लेते हैं, आराम से आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। तो इकोसिस्टम के अंदर में जब हम देखेंगे, पहला नाम होता है क्लासिफिकेशन के अंदर में, ये तो अपना क्लासिफिकेशन होगा, इकोसिस्टम के क्लासिफिकेशन में पहला नाम होता है बायोस्फीयर इकोसिस्टम, दूसरा नाम होता है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, तीसरा नाम आता है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, चौथा नाम मैंने जोड़ा, भले ही वो आज की डेट में नीट सिलेबस में नहीं है एंड फिर भी क्वेश्चन से जब आता है ना, कहीं से आ भी सकता है, ये मेरे तरफ से थोड़ा पढ़ लो। ऑल्टरनेशन ऑफ इकोसिस्टम, बड़े बड़े इकोलॉजिस्ट बाद में वीडियो को देखेंगे, उनको थोड़ा अच्छा भी लगेगा, क्योंकि इसको मैंने नाम दिया ऑल्टरनेशन ऑफ इकोसिस्टम, यानी इसका मतलब है कि कभी कभी एक्वाटिक इकोसिस्टम फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बदल जाता है, कभी कभी रॉक इकोसिस्टम रॉक इकोसिस्टम कन्वर्ट हो जाता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। तो ये जो चेंज ऑफ इकोसिस्टम होता है उसको ही बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ इकोसिस्टम, जिसका नाम है एक्चुअली सक्सेशन। वो हमें एक्चुअली पढ़ेंगे तो नहीं शायद लग रहा है, अगर होगा तो एंड में हमें पढ़ लेंगे, यानी 7th लेक्चर में शायद इसका मैं डिस्कस कर लूंगा। सक्सेशन, सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉलोड बाय मेसोफाइटिक वेजिटेशन इज नोन एज सक्सेशन। सक्सेशन इज 2 टाइप्स, हाइड्रार्च एंड जेरार्च। हालांकि टॉपिक है नहीं, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। पानी में सक्सेशन को हाइड्रार्च बोलते हैं, रॉक में सक्सेशन को जेरार्च बोलते हैं, यही टॉपिक है। बाकी मेन हर हाइड्रोशियर, हर शियर के सेरल स्टेज में ऑर्गेनिज्म को अगर याद रखते हैं, हमारा कॉम्पिटेटिव क्लियर हो जाता है। यही कंसेप्ट है, होगा तो देखा जाएगा। अब हमें स्ट्रक्चर ऑफ, अच्छा पहला आता है बायोस्फीयर इकोसिस्टम। बेटा बायोस्फीयर इकोसिस्टम को हमें नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। ये जो बायोस्फीयर इकोसिस्टम होता है इसको तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे आगे। अभी हमें इतना पोर्शन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को खत्म करते हैं, इकोसिस्टम को, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को पहले, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में बेटा क्या होता है ना, 2 प्रकार के स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में होता है। एनसीईआरटी में एक लाइन दिया होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम के अंडर में 2 पार्ट आता है, स्पीसीज कंपोजिशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन। बेटा स्पीसीज कंपोजिशन यहां से नोट करोगे। बेटा स्पीसीज कंपोजिशन जो होता है, थोड़ा मैंने बढ़ा दिया अभी, बेटा स्पीसीज कंपोजिशन जो होता है, स्पीसीज कंपोजिशन इन एन इकोसिस्टम, द नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट and they can regulate the ecosystem function are known as a species composition. Species composition, how many types of species are present? In fact more the number of species present in an ecosystem, the ecosystem means the ecosystem is more balanced and more functional and more stable. Okay, that is called a species composition. अगर एक स्पेसीज गायब हो जाएंगे तो ग्रेजुअली इकोसिस्टम बिकम कोलैप्स। ये बात कहता है रिवेट पोपिंग हाइपोथेसिस, राइट। जब आएगा तब पढ़ेंगे।
स्ट्रैटिफिकेशन भी होता है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम का हिस्सा। स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स ना वर्टिकली, मान लो एक हिल को देखो, एक पहाड़ देखो, पर मतलब जो भी माउंटेन देखो, उनका बेस में जो प्लांट होते हैं वो मिडिल में नहीं होगा, एंड मिडिल में जो होता है वो टॉप में नहीं होगा, सबसे टॉप में तो मतलब आइस तो पड़ा रहेगा, आइस कोटिंग करके रखा होगा। मेरा ये कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडियंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ different height in mountain is known as a stratification. Vertically distribution of different kind of plant with respect to the height is known as a vertical stratification. मेरा डेफिनेशन कर लिख सकते हो रोक रोक के, या इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो। तो यही बात होता है कि वर्टिकली रिप्रेजेंटेशन मैंने बोल दिया। जैसे ग्रासेस होते हैं, जनरली क्या होता है, लो लैंड में माउंटेन के बेस में ग्रास होता है, थोड़ा ऊपर में हर्ब होता है, और ऊपर में श्रब होता है, सबसे ऊपर में ट्री होता है। एकदम सबसे ऊपर नहीं है, कुछ हाइट तक उसका मेंशन किया जाता है इकोलॉजी में, हाइट तक मेंशन किया जाता है, पर्टिकुलर हाइट में। मैं एक फोटो दिखा दूंगा तुमको, राइट। अगर हम स्ट्रैटिफिकेशन की बात करेंगे, स्ट्रैटिफिकेशन की बात करेंगे, चलते हैं थोड़ा स्ट्रैटिफिकेशन को देखने के लिए। अभी इधर आप स्ट्रैटिफिकेशन देख सकते हो, मैंने यहाँ पर नोटिस करा, मैंने यहाँ पर नोटिस ही करवा दिया तुम लोगों को। पूरा दिखाऊं, आइस वाला भी दिखा जाता हूँ। हाँ, ये दिखेगा, इसके अंदर में ये मेंशन हुआ है। देखो जैसे दीज आर कॉल्ड बेस, देखो ये 0 से लेके 6000 मीटर तक का हाइट दिखाई दे रहा है। 0 से 6000 मीटर तक का हाइट, एक बड़ा सा माउंटेन है। इस माउंटेन द एंडीज माउंटेन्स करके लिखा गया है ऊपर, इंटरनेट से लिया मैंने। एंडीज माउंटेन क्या है इस स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब? इस स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब ये है कि जो बेस में कौन सा प्लांट, इसने बता भी दिया। इसने बोला बेस में कॉफी है, बनाना है, मेज है, यानी इतना हाइट, करीब 3000 फीट के अंदर अंदर में ये सब प्लांट देखने को मिलता है, एनिमल्स भी मिलते हैं। फिर बोला गया कि 4000 फीट यानी 2 से 4000 के बीच में एप्पल का पेड़ मिल जाता है, व्हीट मिल जाता है, बार्ली मिल जाता है, पोटैटो मिल जाता है। तो ये सब इसके अंदर में मेंशन करा गया है। इस तरीका से मतलब लियानस वगैरह मिलता है, यानी जो तुंद्रा टाइप ऑफ कोल्ड एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, प्लांट सर्वाइव करते हैं, वो सबसे ऊपर है। एकदम सबसे ऊपर होता है ग्लेशियर्स प्रेजेंट होता है, यानी बर्फ का कोटिंग होता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन नाउ? द स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स vertical distribution of different species occupying different level of the mountain is called stratification. You understand? Now the next part is the ecosystem का फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। बहुत अच्छी बात बेटा, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम को अच्छे से समझना भी तुमने एनसीईआरटी रीडिंग कर देने से बनेगा नहीं। अगर इंटेलिजेंट होंगे तो शायद तुम कोरिलेट कर दोगे कि ये आंसर हो सकता है, लेकिन समझना एवरेज बच्चा के लिए ये सबसे बेस्ट है। कैसे होता है ना, मैंने बोला फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम 2 भाग में डिवाइड कर दिया। एक होता है इनपुट ऑफ इकोसिस्टम, एक होता है आउटपुट ऑफ इकोसिस्टम। इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द इकोसिस्टम्स आर कंसिडर्ड एज ए फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। बेटा इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है ना? इनपुट का मतलब होता है एनवायरनमेंट के अंदर में किस तरीका से प्रोडक्शन हो रहा है, किस तरीका से डिकम्पोजिशन हो रहा है, किस तरीका से एनर्जी फ्लो हो रहा है, किस तरीका से न्यूट्रिएंट साइकिल हो रहा है। इस सारे इनपुट ऑफ इकोसिस्टम के अंडर में आता है। आप थोड़ा गौर से एनसीईआरटी को चेक करोगे, ऐसा लिखा हुआ है, राइट। यानी प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल्स आर द इनपुट ऑफ इकोसिस्टम। अगर यहाँ से अच्छे टीचर जो होते हैं बना देंगे क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इनपुट ऑफ इकोसिस्टम, ए ऑप्शन रख देंगे डिकम्पोजिशन, बी ऑप्शन में रख देंगे एनर्जी फ्लो, सी ऑप्शन में न्यूट्रिएंट साइकिल, डी ऑप्शन में डिग्रेडेशन। तो ऑफ कोर्स आंसर इज द डिग्रेडेशन, बिकॉज डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज द आउटकम ऑफ इकोसिस्टम, आउटपुट ऑफ इकोसिस्टम। तुम कहोगे सर आउटपुट, चलो इनपुट तो समझ में आ गया कि इकोसिस्टम के अंदर में जो चीज बना, इकोसिस्टम के अंदर में जो चीज प्रोड्यूस हुआ, दे आर कॉल्ड इनपुट ऑफ इकोसिस्टम। यू अंडरस्टैंड? द बायोमास व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इकोसिस्टम
in the form of fruits, in the form of flowers, in the form of living biomass are called input of ecosystem. It is called productivity. You understand what I am saying? मतलब anything, any biomasses which has been introduced to, which has been synthesized in the ecosystem is known as a input of the ecosystem. It is a productivity, it is a decomposition, it is a energy flow and it is a nutrient cycle. बड़ी इंपॉर्टेंट है इनपुट ऑफ इकोसिस्टम. देन आउटपुट थोड़ा हजम नहीं होता है. आउटपुट ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है? सब कुछ तो यही हो गया ना. आउटपुट में होता है डिग्रेडेशन एंड लॉस ऑफ एनर्जी या एनर्जी लॉस. ये दो वर्ड एनसीईआरटी में है. तो व्हाट इज डिग्रेडेशन? ना बेटा, अगर तुमने देखा होगा कि जब वो जंगल काटेंगे ना, जानवर आ जाएंगे ग्रासलैंड में. यानी जब वो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हुआ तो वही एनिमल अल्टीमेटली सर्वाइव करने के लिए ग्रासलैंड को आएंगे या कहीं और चले जाएंगे. व्हाट डज इट मीन? ना डिफॉरेस्टेशन इज ए काइंड ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम. इट इज नथिंग बट द आउटपुट ऑफ द इकोसिस्टम. यानी मैं आई वांट टू डिस्क्राइब अबाउट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटपुट ऑफ द इकोसिस्टम. आउटपुट मीन्स, मान लीजिए मतलब एक गार्डन को हमें साफ करेंगे तो सारे घास को अगर निकालेंगे तो उस घास के अंदर में बिच्छू भी कहीं और चला जाएगा, कॉकरोच कहीं और चले जाएंगे, इंसेक्ट कहीं और चले जाएंगे, कुछ मर जाएंगे. मेरा यही कहने का मतलब है कि आउटपुट ऑफ द इकोसिस्टम मीन्स ट्रांसफर ऑफ बायोमास एंड ट्रांसफर ऑफ लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर इकोसिस्टम because the previous ecosystem was destroyed. This is called degradation. Degradation occur due to deforestation. This is occur due to pollution. This is occur due to soil erosion. Right? ये सारे चीजें इसके अंदर में अगर मैं दिखा दूं, देखो डिग्रेडेशन मतलब डिफॉरेस्टेशन, सॉइल एरोजन, पोल्यूशन, माइग्रेशन जो मैंने बोला, that leads to the loss of biodiversity and a loss of food storage. Of course food storage कम हो जाएगा. बड़े मीनिंगफुल है, इसको पकड़ो. तुम कहोगे सर ये लाइन एनसीईआरटी में है क्या? नहीं नहीं है, लेकिन ये सब तो एनसीईआरटी में है. मैंने एक लाइन ही बोला था, समझ लो कोई अच्छा बच्चा पढ़ लिया, 4 ड्रॉपर वाला बच्चा पढ़ लिया तो वो ताली मारेगा पक्का. या कौन मारेगा? कोई एक टीचर भी देख ले, उनको तो बल्ले बल्ले होगा. राइट? लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं इसको प्राइवेट कर दूंगा. अब सवाल यही होता है कि ये जो डिग्रेडेशन होता है ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने से ही आपको एनसीईआरटी समझ आएगा, मीनिंगफुल क्लियर होगा. डिग्रेडेशन, soil erosion, pollution, migrations are the kind of degradation and it is due to and it leads to the loss of biodiversity and food storage. Beside this, loss of energy is also one kind of output of the ecosystem. Of course energy loss होता है कम्युनिटी में. आप जंगल को जला दोगे, लॉस हो गया, कम्युनिटी में हीट ट्रांसफर हो गया. एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. थर्मोडायनामिक लॉ विल बी अप्लाइड हियर बट एनर्जी विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट. इसको किसी ने खाया नहीं, किसी ने यूटिलाइज नहीं हुआ. दैट्स कॉल्ड एनर्जी लॉस. इस तरीका से हमने क्या किया ना, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम को, स्ट्रक्चर फंक्शन को समझाया. बच गया हमारे बायोस्फीयर इकोसिस्टम. सक्सेशन तो हम शायद पढ़े ना पढ़े डिसाइड करेंगे बाद में, नॉट इन सिलेबस. बायोस्फीयर इकोसिस्टम को पढ़ने के लिए हमको जाना होगा, बायोस्फीयर इकोसिस्टम को पढ़ने के लिए हमको जाना होगा बायोस्फीयर क्लासिफिकेशन के पास. देखो बेटे, ये बायोस्फीयर इकोसिस्टम यानी तुमने जितने भी आज तक इकोसिस्टम पढ़े हो सब इसके अंदर में आएगा. व्हाट इज बायोस्फीयर? देखो एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं मैं तुमको 1 मिनट के अंदर में कि फिजिक्स बड़ा है या बायोलॉजी बड़ा है ना. फिजिक्स बोलता है ना, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ यूनिवर्स एंड इट कैन नॉट इमेजिन हाउ लार्ज इज इट. इतना बड़ा कि इमेजिन नहीं कर सकते. बट बायोलॉजी कहता है, यानी मैं कहता हूं, व्हाट इज बायोलॉजी? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इन फैक्ट सेल इट कैन नॉट विजिबल हाउ स्मॉल इज इट. अगर इतना छोटे होते हुए भी हम दवाई खाते हैं, हमारे बॉडी में बुखार उतरता है, हमारे बॉडी में सारे फिजियोलॉजी फंक्शन करता है, यानी सेल एग्जिस्ट करता है. ये प्रूव होता है कि इतना छोटे होते हुए भी हजारों चीजें बाकी है अभी डिस्कवरी करने के लिए.
हजारों लाखों चीजें बायोलॉजी में अभी क्लैरिटी हुआ नहीं। तो इतना छोटे चीज में बहुत कुछ चीज होता है। एक छोटा सा तो जाइगोट था, अब नाखून बना, बाल बना, पूरा बॉडी आ गया, तो क्या फिजिक्स इसको कर देगा? फिजिक्स अपने हिसाब से होता है, फिजिक्स का सब कुछ डिस्कवर हो गया, हमें मंगल जाने जाने वाले हैं। लेकिन अभी भी बॉडी के बारे में हमें कहाँ हुआ? 1665 में तो सेल डिस्कवर हुआ, 200-400 साल ढंग से हुआ नहीं। क्यों? अभी हमको और 1000 साल लगेगा सेल को पता करने के लिए और ढंग से। लेट्स स्टडी अबाउट द बायोस्फीयर इकोसिस्टम। बेटा बायोस्फीयर मतलब सब कुछ, पॉपुलेशन मतलब ऑर्गेनाइजिंग। पहले सेल से लूं, पहले बायोमोलिक्यूल से लूं। बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड्स, राइट, विटामिन्स, हार्मोन्स, ये सब बायोमोलिक्यूल होते हैं। बायोमोलिक्यूल एग्रीगेट होकर सेल्स बनता है, सेल एग्रीगेट होकर टिश्यू बनता है, टिश्यू एग्रीगेट होकर टिश्यू सिस्टम होता है, टिश्यू सिस्टम एग्रीगेट होकर ऑर्गन होता है, ऑर्गन एग्रीगेट होकर ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम एग्रीगेट होकर इंडिविजुअल बनता है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल मेक ए स्पीसीज और पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन टू फॉर्म द कम्युनिटी, number of a community to form the biomes, number of biomes to form the whole biosphere. So biosphere is the sum total of all the lithosphere, hydrosphere and atmosphere where life is possible are called biosphere. तो सब कुछ तो इसके अंदर में है। अब बायोस्फीयर इकोसिस्टम जो है दो प्रकार के होते हैं बेटे, एक होता है टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम। लेट्स सी द टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है। बेटा टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब 3 प्रकार का दिया गया है। एक होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ध्यान दो, मैं कुछ एग्जांपल तुमको दे दूंगा, इसमें लिखा नहीं है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम को हम जनरली ये जो पूरे काइंड होते हैं ना, इनमें से ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये इस टॉपिक को मैंने यही बोल दूंगा पूरे, इन तीनों को ही बोलेंगे हमें एक तरीका से मैक्रो इकोसिस्टम। इन तीनों का नाम हम बोल देंगे मैक्रो इकोसिस्टम। चलिए पहले फॉरेस्ट पढ़ते हैं ना। फॉरेस्ट के अंदर में डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिसमें से अपना लीफ ही पर्टिकुलर सीजन में गिरा देता है ताकि टेम्परेचर को बैलेंस कर सके, एंड समर आते ही फिर दोबारा नया पत्ता निकलता है। डेसिडुअस फॉरेस्ट। कोनिफरस फॉरेस्ट होता क्या है? कोनिफरस फॉरेस्ट बेटा, कोनिफरस फॉरेस्ट का मतलब होता है कि इसके अंदर में ये हमेशा एवरग्रीन होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? ये उसका लीफ जो होता है कोन लाइक होता है, तो कोन लाइक लीफ होने की वजह से इनके लीफ ही हमेशा के लिए रहता है, यानी लीफ कभी खत्म नहीं होता। इसका कोनिफरस फॉरेस्ट के अंदर में टाइगा वगैरह एग्जाम्पल आता है, TAIGA, एंड ये कोनिफरस फॉरेस्ट बायोम्स के अंदर में के आता है। अभी बात तो बच गया है कि ये जो कोनिफरस फॉरेस्ट है, अब आता है टेम्परेट फॉरेस्ट है। बेटा ये जो टेम्परेट फॉरेस्ट होता है, इसके अंदर में जनरली ग्रासलैंड होते हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्काटर्ड बिखरता हुआ श्रब आता है, छोटे छोटे पेड़ आते हैं, यानी जनरली ग्रासेस होते हैं एंड स्काटर्ड श्रब्स होते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर में। याद रखना बात को। अब ये कोनिफरस फॉरेस्ट है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, ये तीनों को बोलते हैं मेजो इकोसिस्टम। मेजो पहले मैक्रो, फिर मेजो, लास्ट में मिनी इकोसिस्टम आ जाएगा। ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट बोल दिया, इसमें लीफ हमेशा रहता है, इसमें लीफ गिर जाता है। ठीक है, लिख देना। अब जो हमें थोड़ा और बताएंगे इसके अंदर में जब हम बताएंगे तो क्या हो जाएगा इसके पास है ना। कोनिफरस फॉरेस्ट को या जो मेजो इकोसिस्टम को हमें डिवाइड करते हैं लो लैंड फॉरेस्ट एंड माउंटेन टॉप फॉरेस्ट। कोनिफरस को माउंटेन टॉप फॉरेस्ट, लो लैंड नीचे भी होगा ऊपर भी होगा, इस तरीका से डिवाइड होता है। फिर हमें जब वो टॉपिक को हमें आगे जाके डिस्कस करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर में। बेटा एक्वाटिक, अब तो मैंने डेजर्ट के बारे में कुछ पढ़ाना चाहूंगा। देखो बेटे डेजर्ट इकोसिस्टम, ये टेरिस्ट्रियल के अंदर में डेजर्ट बचा ना। डेजर्ट इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं ना, जहां पर रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन, एक एनुअल प्रेसिपिटेशन करीब 15 सेंटीमीटर से कम होता है, उसको जनरल तौर पर हमें डेजर्ट मानते हैं। कम बारिश होता है, पानी कम होता है, किसी भी फॉर्म में हो, प्रेसिपिटेशन फॉर्म में, स्नोफॉल्स में या बारिश के फॉर्म में। ओके,
डेजर्ट इकोसिस्टम कई किस्म के होते हैं, सब ट्रॉपिकल इसमें मेंशन किया गया है। इधर से अगर मैं बताऊं डेजर्ट इकोसिस्टम में पहला नाम हमें इसको बताएंगे, दिस इज कॉल्ड ए सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, कोस्टल डेजर्ट एंड फिर रेन शैडो डेजर्ट, इंटीरियर डेजर्ट जो इट इज फाउंड इन द हार्ट ऑफ अ कॉन्टिनेंट एंड जिसके अंदर में मॉइस्चर काफी कम होता है, पोलर डेजर्ट जिसके अंदर में मतलब बर्फ की वजह से बाकी रेनफॉल वगैरह नहीं होता है, ये पोलर डेजर्ट भी होता है। तुम कहोगे आई से है तो फिर डेजर्ट क्यों? नहीं, डेजर्ट का परिभाषा जो होता है इसमें से कितना एनुअल रेनफॉल होता है उसके ऊपर डिसाइडेड होता है। टेम्परेचर कम है इसके अंदर में, इसलिए बर्फ बन गया सब कुछ, लेकिन प्रेसिपिटेशन नहीं होता है इतना। ओके, तो डेजर्ट के बाद एक हमारे पास आता है चीजें जिसको हम बोलते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम। बेटा ग्रासलैंड इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज में भी आता है, जियोग्राफी में आता है। इसमें नॉर्थ अमेरिकन इकोसिस्टम ग्रासलैंड कॉल्ड पेरिस वाला नॉर्थ अमेरिकन पेरिस, ये कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ये कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, याद रखना। अफ्रीकन सावाना एकदम छोटे छोटे ग्रास होता है, ग्रासलैंड, ये के ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है। एंड अमेरिकन पाम्पस अमेरिका में है, ये के इकोसिस्टम है। एंड यूरासियन स्टेप्स, ये भी एक इकोसिस्टम है जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के हिसाब से सब लोग जानते हैं, तुम भी जानते हो, इसको जरूर याद रखना, सिलेबस में हो ना हो कोई मतलब नहीं है। तो अब हमें अगर यही बात को डिस्कस करेंगे कि हमारा खत्म कौन सा हुआ, टेरेस्ट्रियल खत्म हुआ, ग्रासलैंड बता दिया। एक्वाटिक इकोसिस्टम बड़े इंटरेस्टिंग है पानी के अंदर में। बेटा एक्वाटिक इकोसिस्टम का दूसरा नाम है लेंटिक इकोसिस्टम, नाम जरूरी है, पुराना टाइम पे एनसीए आया करता था, पहले से आया करता था एग्जाम के अंदर में, नीट के अंदर में। तो नीट के अंदर में जो आता है वो सब कभी कभी पीसीएस में भी आता है। जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ ये नीट तो जरूरी है, 12th बोर्ड तो जरूरी है, इसके अलावा जितने भी हिंदुस्तान में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके लिए बायोलॉजी ही रामबाण है। आपका जनरल नॉलेज बायोलॉजी से स्टार्ट होगा, जनरल नॉलेज इकोलॉजी से स्टार्ट होता है, इकोलॉजी हल्का से मत लिया करो, इकोलॉजी आपका जनरल नॉलेज है, इकोलॉजी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिस्सा है। कौन सा? आप आगे जाके यूपीएससी सीएससी एग्जाम दोगे तो यही आएगा, तो मतलब यही तुम्हारा डिटो सिलेबस है। आगे चलते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम, लेंटिक इकोसिस्टम। बेटा पानी का इकोसिस्टम को लेंटिक कहते हैं, याद रखना। दो प्रकार के होते हैं ये, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम, राइट? सी हियर, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम। बेटा जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है ये दो प्रकार के होते हैं, लिम्निक इकोसिस्टम एंड क्या होता है, ये लोटिक इकोसिस्टम होता है। लिम्निक इकोसिस्टम एंड लोटिक इकोसिस्टम होता है, ये लिम्निक इकोसिस्टम एंड लोटिक इकोसिस्टम होता है। लिम्निक का मतलब जो रिवर इकोसिस्टम, मतलब स्टैंडिंग वाटर, यू नो व्हाट इज स्टैंडिंग वाटर, रिवर होता है, पॉन्ड होता है, तो इसीलिए हमें ये इसको दे सकते हैं कि लेक इकोसिस्टम लिखा हुआ है, पॉन्ड इकोसिस्टम यानी जहां पर पानी कांस्टेंट रहता है, लिम्निक इकोसिस्टम। लोटिक मतलब फ्लो करता है, फ्लो में आता है आपके स्ट्रीम इकोसिस्टम, झरना, स्ट्रीम इकोसिस्टम एंड रिवर इकोसिस्टम, ये दो आ जाता है आपका लोटिक इकोसिस्टम के अंडर में। क्लियर है? तो इस तरीका का इकोसिस्टम होने के बाद हमारी एनसीईआरटी के पास जाते हैं। आपका एनसीईआरटी छूटेगा नहीं बेटा, अब थोड़ा बहुत तो बाहर से जाने से आपका नॉलेज क्लियर होगा, फिर आपको एनसीईआरटी में आना ही होगा। अगर रटोगे एनसीईआरटी एवरेज हो तो थोड़ा मुश्किल होगा, आप ऐसे पढ़ोगे तो एवरेज बच्चा सही कर लेगा। देखो बेटा क्या होता है, दोबारा मैंने बोला, अभी देखो इधर से सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम बच गया, मैं पहले फ्रेश वाटर इकोसिस्टम बताया। सॉल्ट वाटर में दो प्रकार के चीजें होते हैं, एक होता है वेटलैंड इकोसिस्टम, एक होता है ईस्चुरीज इकोसिस्टम, एक मैराइन इकोसिस्टम। वेटलैंड इकोसिस्टम का नाम होता है मैनग्रोव, मैंने पहले पढ़ा चुका हूं। मैनग्रोव का मतलब होता है, मैनग्रोव वेजिटेशन का मतलब होता है सम प्लांट्स आर ग्रोइंग एट ए लो लैंड एरियाज, लो लैंड मतलब लेस सॉइल एरियाज, एंड द एरिया व्हिच इज ए मिक्स्ड हैबिtat, it means river water and sea water are mixed, that area is called estuary, and the estuaries at which the plant are growing are called mangrove forest. This forest has a special character, they have a roots
special route for filtering the salt, and they have a salt gland on their lip so that they can easily excrete the extra salt which has been absorbed by the root. यही है मैनग्रोव का खासियत, इंपोर्टेंस। मैनग्रोव फॉरेस्ट हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर है ना? बेस्ट मैनग्रोव इज द सुंदरबन वेस्ट बंगाल, सुंदरबन वेस्ट बंगाल बेस्ट मैनग्रोव, उसमें सुंदरी ट्रीज होते हैं, दैट्स व्हाई द नेम इज कॉल्ड सुंदरबन। सेकेंड वन इज हमारे जो मेन चीज होता है हमारे पास है उड़ीसा में यानी हमारे घर के आसपास है, जिसको बोलते हैं भितरकनिका। भितरकनिका के अंदर में भले ही क्रोकोडाइल हो, लेकिन वहां पर भी मैनग्रोव वेजिटेशंस रहते हैं। इसके अलावा और एक आंध्र प्रदेश में मैनग्रोव फॉरेस्ट है जिसका नाम है कृष्णा गोदावरी या गोदावरी कृष्णा मैनग्रोव वेजिटेशंस। तो ये चीज थोड़ा याद रखने से अच्छा बात होता है। ईस्चुरीज खाली जहाँ पर दो एनवायरनमेंट का मिलावट हो गया, यानी सी वाटर एंड रिवर वाटर जिस जगह से मिलते हैं उसको बोलते हैं ईस्चुरीज, राइट। अगर ईस्चुरीज उसको बोलते हैं, एंड वो ईस्चुरी कई प्रकार के होते हैं। मैं पहला एग्जाम्पल दूंगा चिलिका, जो हमारे घर के पास है। तो चिलिका क्या होता है ना? चिलिका जो होता है ये एक दया नदी यानी रिवर, दया नदी का पानी एंड बे ऑफ बंगाल का पानी मिक्स हुआ है, इसलिए पानी थोड़ा सल्टी हो जाता है। एंड ये लार्जेस्ट ब्राकिश वाटर इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड के लार्जेस्ट ब्राकिश वाटर इकोसिस्टम। वैसे एशिया तो लिखा होता है, वैसे वर्ल्ड मानो, ओके। हमारा चिलिका, इसके अलावा भी हुगली ईस्चुरीज वेस्ट बंगाल में है। इसके अलावा उड़ीसा में और एक महानदी ईस्चुरीज भी प्रेजेंट होता है, एंड आंध्र प्रदेश में गोदावरी ईस्चुरीज प्रेजेंट होता है। तो इस तरीका से ये ईस्चुरीज इकोसिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है या हुआ था। अब मेराइन इकोसिस्टम मतलब जो सी में जो इकोसिस्टम्स होते हैं उनको मेराइन इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। एंड फंक्शंस में तो इनपुट था, यानी यही था इकोसिस्टम का कहानी। तो हमारी जो टॉपिक है आज की हुआ है, अभी जो हुआ है इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोसिस्टम को प्रॉपरली बताया, कैसे बायोस्फीयर इकोसिस्टम को मैंने डिवाइड कर दिया, किस तरीका से मतलब टोटल में बायोस्फीयर इकोसिस्टम, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, अल्टरनेशन ऑफ इकोसिस्टम के बारे में बताया मैंने। थैंक यू वेरी मच। ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम्स। थोड़ा सुन लिया इकोसिस्टम के अंदर में कैसे फूड चेन चलता है, फूड वेब चलता है, एनर्जी फ्लो होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल होता है। एवरीथिंग आई विल डिस्क्राइब इन ए कंफर्टेबल मैनर्स, इन ए परफेक्ट वेज इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड सेकेंड वीडियो में एग्जैक्टली मैं पढ़ाऊंगा प्रोडक्टिविटी, एंड थर्ड वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा मेरा डिकम्पोजिशन, फोर्थ वीडियो में पढ़ाऊंगा एनर्जी फ्लो, उसके बाद एक फूड चेन, फूड वेब वगैरह स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी।